नमस्कार। मैं विजय कुमार। आप लोग को एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का इतिहास का टॉपिक में मुगल काल बताने वाले हैं। तो मुगल काल कब से कब तक रहा, कितने शासक इसमें शासन किए, उनके माता पिता का नाम, उनके जन्म मृत्यु कब हुआ, कौन आदमी या कौन शासक कौन कौन सा पद धारण किया, कब धारण किया, कौन युद्ध में कोई हारा है कोई जीता है, इसके बारे में पूरी डिटेल आज हम लोग जानेंगे। तो मुगल काल के संस्थापक बाबर है और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं है। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर है। अकबर का उत्तराधिकारी, हालांकि बीच में एक शेरशाह ही सब भी शासन किया है, तो उसको हम अलग टॉपिक रख के बता देंगे। अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया और जहांगीर के बाद शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। यह 1707 तक रहा। 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक मुगल काल है। लेकिन 1707 के बाद औरंगजेब के मृत्यु के बाद 1857 तक उत्तर मुगल काल चला है। उत्तर मुगल काल का एक अलग टॉपिक रखेंगे और उसको बारे में भी पढ़ाएंगे। तो देख लेंगे मुगल काल, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। मुगल काल का मतलब बहादुर। मुगल कौन थे इसके बारे में जानेंगे। तो मुगल काल के संस्थापक सबसे पहले बाबर। इसका पूरा नाम है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म वैलेंटाइंस डे के दिन है, आप लोग को याद हो जाएगा, 14 फरवरी 1483 ईस्वी। 14 फरवरी 1483 ईस्वी। और यह फरगाना में हुआ। फरगाना तुर्की में है। इसके पिता के नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर के वंशज थे, और इसके माता के नाम कुतलुगान गार खानम था। कुतलुगान गार खानम था। और यह चंगेज खां के वंशज थी। दोनों तैमूर और चंगेज खां एक लड़ाकू वीर योद्धा थे। उन्हीं के वंशज बाबर है। हालांकि बाबर अपने आप को पिता के वंशज को ही आगे बढ़ाने का कोशिश किया था। उमर शेख मिर्जा फरगाना के एक शासक थे। छोटा सा प्रदेश था। उसका जीवन बड़े ही संघर्ष से चल रहा था। हमेशा युद्ध होते रहता था और इसी संघर्ष के कारण अपने साले के साथ युद्ध में उनका मृत्यु 1494 ईस्वी में हो गया। यहाँ देखिए कि बाबर का जन्म 1483 और उसका पिता के मृत्यु 1494 ईस्वी के बाद फरगाना के शासक का बागडोर बाबर के हाथों में दे दिया गया। बाबर के हाथों में दे दिया गया। उस समय बाबर के उम्र करीब 12 साल के आसपास थी। बच्चा होने के कारण उसका जीवन तो और संघर्षशील हो गया। वह अपने आप को व्यवस्था में जुट गया और अपने पिता के मृत्यु के वर्ष ही उसने सबसे पहले समरकंद पर आक्रमण किया। हालांकि वह पहले आक्रमण में असफल रहा, लेकिन वह हार नहीं माना। जीवन में कोई पहला काम अगर करते हैं और आप असफल रहे तो ये नहीं कि वो काम को छोड़ देंगे। हो सके, ये बाबर की कहानी देखिए कि मुगल वंश का, यानी कि भारत का सबसे शक्तिशाली वंश का, सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाला वंश का स्थापना कर दिया था। तो हो सके अगर आप लोग के भी जीवन में किसी तरह के संकट आए तो उससे हड़बड़ाने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन पहले तो हार गया, लेकिन 1497 ईस्वी में
1497 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया और वह अपने आप को 3 साढ़े 3 महीना के लगभग यानी 100 दिन वहाँ का शासन किया। फिर 1501 ईस्वी में फिर दोबारा शासन तिवारा किया, आक्रमण किया और उस समय वह मात्र 8 महीने तक वहाँ शासन किया। वहाँ उसका शासन व्यवस्था साम्राज्य को फैलने से रोका जा रहा था। उसको कहीं एक तलाश था कि बड़ा क्षेत्र ले और उसमें हम अपना साम्राज्य को फैलाएं, लेकिन उसे वैसा तलाश था, लेकिन वह पश्चिमी देशों में नहीं कर पा रहा था। तब उसका ध्यान भारत की ओर यानी पूर्वी देशों की ओर पड़ा और वह सबसे पहले 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी जो अभी अफगानिस्तान का क्षेत्र है उसको उन्होंने जीत लिया। और इसी खुशी में बाबर ने 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। देखिएगा, पादशाह की उपाधि धारण की। फिर इन्होंने यहाँ से धन लूट करके वापस अपने क्षेत्र में चला गया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 4 बार आक्रमण कर के वह धन लूटकर अपने ही क्षेत्र में चला जाता था, लेकिन 5वीं बार वह यहाँ साम्राज्य को विस्तार करने लगा। 5वीं युद्ध 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, तो अब देख लेंगे 5 बार आक्रमण किया। तो पहले कब किया? तो पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जनजाति के विरुद्ध किया और यह बाजार और भेरा का क्षेत्र को अपने कब्जा में कर लिया था, यानी कि जीत लिया था। यह क्षेत्र अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता था। दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में ही किया और इस युद्ध के बाद वह पेशावर पर पूरा तरह से कब्जा कर लिया था। पेशावर अभी वर्तमान में यह पाकिस्तान क्षेत्र में है। तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में किया और यह बाजार भेरा से लेकर के पंजाब के सियालकोट तक अपना क्षेत्र को फैला दिया था। चौथा आक्रमण देख लेंगे। चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में किया और लाहौर से लेकर पंजाब के अधिकांश क्षेत्र को अपने कब्जा में कर लिया था। इस तरह के लगातार जीत होने के कारण वह अपने आप में बहुत उत्साहित था और वह एक बड़ा क्षेत्र को अपनाने के लिए अंदर से इच्छुक था। इसी बीच भारत के तरफ से कुछ शासक ने उसे आमंत्रित किया कि आइए भारत को दिल्ली में कब्जा करने के लिए। दिल्ली के सल्तनत काल के जो शासक इब्राहिम लोदी हैं उनसे युद्ध कीजिए, और वह वही किया। पानीपत के प्रथम लड़ाई जो 1526 ईस्वी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो शासक थे उनके बुलावे के हिसाब से आया और वह युद्ध किया और इस युद्ध में भी वह विजय हुआ। तो इस युद्ध के लिए दौलत खान जो पंजाब के शासक थे और इब्राहिम लोदी के चाचा जो आलम खां, और इन्हीं के समर्थन में राणा सांगा ने भी समर्थन किया था कि उन्हें बुलाया जाए। इन लोग के लगता था कि वह आक्रमण करके धन लूट करके और अपने ही क्षेत्र में वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई के जीतने के बाद और वहाँ के शासक जो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, उसको मृत्यु के बाद वह दिल्ली पर कब्जा करके भारत में ही रहने लगा। तो भारत में रहने लगा। इसे देख करके राणा सांगा को अच्छा नहीं लगा और वह चाहते थे कि वे कभी दिल्ली से अब अपने फरगना क्षेत्र में चला जाए। लेकिन बाबर ने सोचा कि अब हम यहाँ पे अपना विस्तार को फैलाएंगे, अपना साम्राज्य को खड़ा करेंगे
साम्राज्य को खड़ा करेंगे, और वह ये किया भी यही। तो इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि पानीपत के प्रथम लड़ाई जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, इस समय इब्राहिम लोदी को करीब करीब 1 लाख सैनिक थे और बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। तो इस स्थिति में तो कुछ राजनीति से ही जीता जा सकता था। तो बाबर ने इस युद्ध में सबसे पहले न तोप खाने का इस्तेमाल किया, और उसको सजाने के लिए कैसे सजाएं जिससे हमारे दुश्मन का अधिक से अधिक क्षेत्र प्रभावित हो जाए, उसके लिए उन्होंने उस्मानी विधि का उपयोग किया। और वह उस्मानी विधि को सजाने के लिए अपना सेनापति उस्ताद मुस्तफ़ा और अली कुलिक से सहयोग लिया। बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई, और यह नीति उन्होंने उज्बेक जनजाति जो मध्य एशिया में रहते थे उन लोगों से यह सीखा था। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पानीपत के युद्ध जीतने के बाद उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर के उदारता के कारण भारत के लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दी। तो उदारता क्या है? तो इन्होंने जब युद्ध जीता तो अपना छवि अच्छा बनाने के लिए लोगों में चांदी का सिक्का बंटवाया, शराबबंदी का ऐलान करवा दिया। इससे लोगों में यह सोचना गया कि यह शासक बहुत अच्छा है, और लोगों को वह अपनी ओर आकर्षित करने लगा। और राणा सांगा के विरुद्ध वह लोगों को खड़ा करने लगा, क्योंकि उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा राणा सांगा ही थे। और राणा सांगा पर उन्होंने यह प्रतिबंध लगाया कि इन्होंने जब इब्राहिम लोदी के साथ जब हम लड़ रहे थे तो ये हमें मदद नहीं किए। इस सब को लेकर के वे खानवा के युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, और इस युद्ध में बाबर का विजय हुआ। दूसरा युद्ध क्या था? तो खानवा के युद्ध। अगर एग्जाम में आ जाए कि बाबर ने किस युद्ध के बाद अपना साम्राज्य, अपना विस्तार या पूरे भारत पर कब्जा किया, तो हम कह सकते हैं राणा सांगा के युद्ध। इसके बाद वह किसी से नहीं डरता था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और इसमें भी बाबर विजय हुआ। तीसरा युद्ध हो गया यहाँ पे चंदेरी का युद्ध। इन्होंने भी राणा सांगा का समर्थक था। मेदिनी राय जो थे से राणा सांगा के पक्ष लेते थे। तो वे इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। उन्हें घायल हो गए थे तो उन्हें हटा लिया गया था। जब इस युद्ध खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे तो उन्हें हटा लिया गया था, और सैनिक लोग इधर उधर हो गए। इसमें अकबर का विजय हो गया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ। इसमें भी बाबर का विजय हुआ। घाघरा का युद्ध, यह घाघरा नदी के किनारे होने के कारण इसे घाघरा के युद्ध कहते हैं। यह है 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच। तो अफगान कौन था? तो अफगान इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी था, जिसे घाघरा के युद्ध में उन्होंने हराया। और बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है स्वयं लिखी थी। इस सब युद्ध को जीतने के बाद बाबर पूरी तरह से भारत को अपने कब्जा में कर लिया था। इस युद्ध को याद करने के लिए लोग ये भी अपना ट्रिक बना लिए हैं कि जो बाबर है पानी पिया, खाना खाया,
चाय पिया और घर गया। लेकिन मतलब पहले पानीपत का युद्ध हुआ, तब खानवा का युद्ध हुआ, तब चंदेरी का युद्ध हुआ, तब घाघरा का युद्ध हुआ। अब देखिए बाबर के बारे में जान लीजिए। तो बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा स्वयं लिखा, लेकिन उसका फारसी में अनुवाद किसने की? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर ने 2 पुस्तकें भी लिखे थे, एक तुजुक ए बाबरी और दूसरा खत ए बाबरी। इसके बारे में और कुछ जानेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आप लोग देखिए बाबर का जीवन। बाबर का जीवन संघर्षों से चला था और संघर्ष से ही उसका जीवन खत्म हो गया। सारा युद्ध देख लिए। अब देखिए बाबर ने क्या क्या युद्ध नीति अपनाई थी कि वह हमेशा जो भी युद्ध जब लड़ रहा था तो वह हमेशा जीत ही हासिल कर रहा था। तो बाबर ने मुबैयान पद शैली की शुरुआत किया था। बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलवाया था। बाबर की मृत्यु करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ और इसे मृत्यु हुआ तो अकबर के आराम बाग शाह में इसे दफनाया गया। बाद में इसे अपने ही इच्छा के अनुसार या अपने बाबरनामा में यह इच्छा जाहिर किया था कि हमें काबुल में दफनाया जाए, तो यहाँ से फिर इसे बाद में काबुल में दफनाया गया। काबुल अभी अफगानिस्तान के राजधानी है। इसके 4 पुत्र थे। अभी जब किसी शासक के मृत्यु हो जाए तो उसके जो पुत्र थे उसके उत्तराधिकारी के लिए आगे आते हैं। तो बाबर के भी 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। इसमें बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। और जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रह रहा है बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सैनिक मीर बाकी ने वहाँ के मंदिर को तोड़वा के किया था। आज का टॉपिक बाबर पे था और बाबर को शुरू से जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा चीज़ हम लोग देख लिए और कल हम इसके उत्तराधिकारी यानी हुमायूं के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो से आप लोग कुछ नया चीज़ सीखे हैं या नहीं। थैंक यू।